हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। सांख्यिकी की हमारी सी सीरीज़ चल रही है और उसमें C2 जो हमारा सीरीज़ है समंकों का संकलन, उसमें पार्ट ए में हमने प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक क्या होते हैं, प्राथमिक समंकों को संकलित करने की विधियाँ, ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं द्वितीयक समंकों के स्रोत क्या हैं। प्राथमिक समंकों की विधियाँ तो हमने देखी, लेकिन द्वितीयक समंक जो हैं, जो ऑलरेडी कलेक्टेड थ्रू अदर पर्सन, लेकिन इसके सोर्सेस क्या हैं। हमको द्वितीयक समंक जैसे उपयोग करना है, ये द्वितीयक समंक हमें कहाँ कहाँ से किस रूप में प्राप्त होंगे। तो द्वितीयक समंकों के जो स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत का मतलब होता है कि जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पब्लिश हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। वो प्रकाशन भले नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट लेवल हो, या लोकल बॉडी का हो, या किसी भी संस्था या व्यक्ति का हो, लेकिन वो सारे प्रकाशित स्रोत कहलाएंगे जो पब्लिश हो चुके हैं। अप्रकाशित जो कलेक्टेड हुए हैं समंक, लेकिन निजी कारणों से या गोपनीयता से या अनावश्यक होने के कारण पब्लिश नहीं किए हैं, उनको कहेंगे अप्रकाशित स्रोत। पहले हम लेते हैं प्रकाशित स्रोत। इसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। प्रकाशित में, पब्लिश्ड सोर्सेज में पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन। अब इसमें हमको सरकार की जो जो भी रिपोर्टें याद हैं वो हम लिख लें, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण है ना, जनगणना रिपोर्ट 2011 की हमारे पास है और अभी जनगणना होनी बाकी है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मासिक प्रकाशित होती है। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, इसी तरह से स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान, है ना, स्टेट लेवल की भी इंफॉर्मेशन होती है। विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं वार्षिक, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इसके जो प्रकाशन हैं। इसके अलावा हम लेते हैं अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी में कौन कौन से हैं, जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनके जो डेटा हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे जन्म मृत्यु के पंजीकरण है, विवाह पंजीकरण है, ये सारे डेटा हमें वहीं मिलेंगे। इसके अलावा आयोगों और समितियों के प्रतिवेदन। सरकार जो है वो समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन करती है, अलग अलग विषय में जांच के लिए अलग अलग समितियां, निर्णय देने के लिए समितियों का गठन करती है। तो विभिन्न जो आयोग हैं, समितियां हैं, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करती हैं, फिर इसका प्रकाशन होता है, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। फिर है व्यापारिक संस्थाओं, परिषदों और संघों के प्रकाशन, जैसे फिक्की है, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड यूनियन, या रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा सन्स, इनके जितने भी, इनके भी जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। शोध संस्थाओं के प्रकाशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI जो है वो, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आदि। इसके अलावा व्यक्तिगत जो शोधकर्ता हैं उनके जो शोध प्रकाशित हुए हैं, संस्थाओं के जो शोध प्रकाशन हैं, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। फिर है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जितने भी अखबार हैं, द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स हैं, इसके बाद ये योजना, कुरुक्षेत्र की जो पत्रिकाएं हैं, इन सभी में हम जो डेटा पब्लिश हो रहे हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अप्रकाशित स्रोत में हम केवल यही लिखते हैं, सरकार, संस्थाएं, निजी व्यक्ति, अनेक, इनके द्वारा जो एकत्रित समंक जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे द्वितीयक समंकों के स्रोत हो गए। प्राथमिक समंकों को कैसे एकत्रित करना है उसकी विधियाँ हमने पार्ट A में देखा। अब हम लेते हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। समंकों के संकलन की विधियों में दो विधियाँ और हैं जिनको हम दो भागों में बांट रहे हैं,
अध्ययन करने की दृष्टि से, कितनी इकाइयाँ अध्ययन में शामिल होंगी उस इकाइयों की दृष्टि से हम दो प्रकार की विधियाँ बना रहे हैं, संगणना विधि या संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन और सेंसस मेथड, और इसके अगेंस्ट में एक है सैंपल मेथड, प्रतिदर्श अनुसंधान। इससे पहले इन दोनों विधियों को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं हम। एक है समग्र या समष्टि या जनसंख्या, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स या पॉपुलेशन। क्या होता है, जहाँ हमारा अनुसंधान क्षेत्र है, जैसे मैं मयूर मिल में जितने कर्मचारी हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मेरा समग्र क्या होगा, मेरा समग्र होगा मयूर मिल में काम करने वाले सारे कर्मचारी, सारे श्रमिक जो हैं, ये मेरे अनुसंधान की इकाइयाँ हैं। तो समग्र किसको कहेंगे, हमारे अनुसंधान क्षेत्र में आने वाली सभी इकाइयों को सामूहिक रूप में, एग्रीगेट वे में हम क्या बोलेंगे, समग्र या समष्टि या जनसंख्या। ओके, नेक्स्ट इसके अगेंस्ट में हम बात करें प्रतिदर्श या निदर्श, इंग्लिश में बोलेंगे सैंपल। सैंपल ऐसे बोलचाल की भाषा में हम जैसे गेहूं खरीदने जाएं, चावल खरीदने जाएं, हम बोलते हैं सैंपल दिखाओ। सैंपल दिखाओ तो बोरी में से एक मुट्ठी गेहूं निकाल कर हमको बताता है, पूरी बोरी खाली थोड़ी कर देता है, नहीं करता ना, केवल एक मुट्ठी बताता है। तो मुट्ठी उस बोरी में से निकाली गई है और वो उसने हमको सैंपल बताया। तो हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, समग्र में से अनुसंधान हेतु चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयाँ। समग्र में से चयन किया है, हमको देखना है गेहूँ कैसे हैं, चावल कैसे हैं, है ना, और ये जो गेहूँ हमारे हाथ में हैं, ये इस पूरी बोरी में जितने गेहूँ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना, उन तो प्रतिनिधि इकाई है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे, समग्र में से अनुसंधान हेतु चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयाँ, इसे हम कहेंगे प्रतिदर्श या निदर्श। चलिए अब हम बात करेंगे संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन या संगणना विधि, सेंसस मेथड। अभी आपको मैंने मयूर मिल का जो उदाहरण दिया वो यही विधि है कि यदि मैं मयूर मिल में काम करने वाले सभी कर्मचारी श्रमिकों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ, उस मिल में मान लो कि 5000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और मैं 5000 से व्यक्तिगत कांटेक्ट करता हूँ, 5000 का इकाइयों का, प्रत्येक इकाई का मैं अध्ययन करता हूँ, रिपोर्ट बनाता हूँ और निष्कर्ष निकालता हूँ, तो ये मेरा जो अनुसंधान है ये क्या कहलाएगा, संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। क्यों, क्योंकि मैंने समग्र की प्रत्येक इकाई को अध्ययन में शामिल किया है, प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया है और फिर निष्कर्ष निकाला है, तो ये कहलाएगा संगणना अनुसंधान। समझ में आ गया, संगणना अनुसंधान में क्या होगा, समग्र की प्रत्येक इकाई को अनुसंधान में शामिल किया जाएगा और निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके गुण क्या हैं, एक तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है, ये बड़ी बात है। फिर है उच्च कोटि की शुद्धता, होगी ना, यहाँ कुछ ब्लफिंग तो हो नहीं रहा है, हम अनुमान थोड़ी लगा रहे ऐसा होगा, ऐसा तो है नहीं, हमने तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया है, इसलिए यहाँ रिजल्ट जो हैं इनकी प्योरिटी ज़्यादा होगी। विजातीय या भिन्न गुणों वाली इकाइयों का अध्ययन, यदि हमारे समग्र में अलग अलग गुणों वाली इकाइयाँ हैं, सबकी पसंद अलग अलग है, सबका जीवन स्तर अलग अलग है ना, तो ऐसी स्थिति में हम ये विधि अगर प्रयोग में लाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस विधि में प्रत्येक इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि हमारे समग्र में भिन्न भिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हैं तो हमें संगणना अनुसंधान विधि का ही या संगणना विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर है दोष, सीमित क्षेत्र के लिए ही उपयोगी, बड़े क्षेत्र में उपयोगी नहीं। मान लो अनुसंधान क्षेत्र में इकाइयाँ बहुत ज़्यादा है, समग्र में बहुत ज़्यादा इकाइयाँ हैं, है ना। अभी मुझे मान लो मुंबई महानगर में जितने लोग रहते हैं सबका लिविंग स्टैंडर्ड देखना है,
तो मुझे 2-3 अवतार लेने पड़े उनके एक एक को संपर्क करने में। इतने मुंबई की जनसंख्या है, मैं कब तक कैसे कांटेक्ट करूंगा। इसलिए जब समग्र का क्षेत्र विस्तृत है, समग्र में अत्यधिक इकाइयाँ हैं, तब ये विधि उपयोगी नहीं है। फिर है अधिक खर्चीली, टाइम, मनी एंड एनर्जी, तीनों ज़्यादा व्यय होते हैं। समय, श्रम और धन तीनों का अधिक व्यय होता है, इसलिए इसे खर्चीली विधि कहा है। उपयुक्तता, सूटेबिलिटी, ये विधि कहाँ सूटेबल है। पहला, सीमित क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया हो, सीमित इकाइयाँ हो समग्र में, तभी काम की है। विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हों, समग्र में इकाइयाँ जो है ना, सबकी पसंद, विशेषताएं सब अलग अलग हैं, मतलब हर इकाई का अध्ययन करना ज़रूरी है, तो फिर यही विधि काम की है। फिर एक गहन अध्ययन आवश्यक हो, तो हर इकाई को हम संपर्क करेंगे तभी उसके बारे में हमें गहन जानकारियाँ प्राप्त होंगी। ये है संगणना अनुसंधान या संगणना विधि के गुण, दोष और उपयुक्तता। अब हम लेते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान, सैंपल इन्वेस्टिगेशन या सैंपल मेथड, सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन विधि भी बोलते हैं। प्रतिदर्श क्या होता है उस पर अभी हमने बात की कि समग्र में से अनुसंधान हेतु हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, उसको अपन प्रतिदर्श बोलते हैं। अब उस प्रतिदर्श का हम अध्ययन कर रहे हैं, पूरे समग्र का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मान लो एक कॉलेज में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उन 500 बच्चों की एवरेज हाइट क्या है ये निकालना है, तो एक एक बच्चे का अध्ययन करें तो वो तो संगणना हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं चलो इनमें से 50 बच्चे छांट लेते हैं, उनकी ऊंचाई एवरेज निकाल लेते हैं और बता देंगे सबका एवरेज यही है, ये कहलाएगा सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड का मतलब होता है प्रतिदर्श इकाइयों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना है। समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, केवल चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयाँ हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। और इसके गुण हैं, एक तो मितव्ययी है, क्योंकि कम ही इकाइयों का अध्ययन करना है, समग्र का तो करना नहीं है, तो टाइम भी कम लगता है, मनी भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगता है, समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। वैज्ञानिक विधि है ये, है ना। क्योंकि इसमें ज्ञान की भी आवश्यकता है कि हम सैंपल कैसे चयन करेंगे, फिर सैंपल का अध्ययन करके एनालिसिस करके निष्कर्ष हमको समग्र के बारे में लगाना है, इसलिए यह वैज्ञानिक विधि है। फिर विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी, क्योंकि आप प्रत्येक इकाई का तो अध्ययन नहीं करना है, तो मान लो समग्र बहुत बड़ा हो तब हमारी ये विधि उपयोगी है। त्रुटि की शीघ्र पहचान, हम सैंपल चेंज करके कहाँ गलती हुई है ये भी पता कर सकते हैं, और सैंपल में भी इकाइयाँ कम हैं तो कहाँ पर त्रुटि हमसे हुई है वो भी हम पुनः जांच कर सकते हैं। परिणाम की सत्यता की जांच, जैसे एक सैंपल हमने लिया, कोई रिजल्ट निकाला, हमें लग रहा है कि ये रिजल्ट इसके अनुकूल नहीं है, हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो एक और सैंपल लेके हम अपने परिणाम की सत्यता को जान सकते हैं। फिर है दोष, इस विधि के दोष क्या हैं, तो यदि हमारे समग्र में भिन्न भिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हैं तो ये मेथड काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि भिन्न गुणों वाले में हमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना है। इसके बाद है भ्रामक निष्कर्ष, हम केवल एक सैंपल की स्टडी करके पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सत्य होंगे, गलत निष्कर्ष भी हो सकते हैं। यदि प्रतिदर्श का चयन गलत हो गया तो निष्कर्ष भी गलत निकलेंगे। फिर है शुद्धता की कमी, जितनी शुद्धता संगणना विधि में है उतनी प्रतिदर्श में नहीं होगी। फिर है उच्च स्तरीय ज्ञान आवश्यक, इस मेथड में हमें सांख्यिकी का गहन ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्रतिदर्श कैसे निकालना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उस एनालिसिस के रिजल्ट को समग्र पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा नॉलेज हमको आना चाहिए। फिर है उपयुक्तता, सूटेबिलिटी, ये मेथड किस एरिया में किन परिस्थितियों में सूटेबल है। एक तो विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र हो, समग्र में बहुत ज़्यादा इकाइयाँ हों तभी उपयोगी है। अधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ये तो एवरेज रिजल्ट इसमें आएंगे, अत्यधिक शुद्धता इसमें नहीं होगी, संगणना में होगी। फिर है व्यापक दृष्टि से नियमों का प्रतिपादन करना हो,
जैसे हम मांग का नियम ले लें, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तो देश में जितनी चीज़ें सबकी कीमतों का थोड़ी अध्ययन होगा। हर समूह में से हम कुछ कुछ वस्तु सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो नियमों का अगर हमें प्रतिपादन करना है तो ऐसी स्थिति में भी हमें ये विधि काम में लेनी है। अब बात करते हैं प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व। जो सैंपल हमने लिया है या जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल इकाइयों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी आवश्यक है या उनकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहला है प्रतिनिधित्व। जो सैंपल हमने लिया है उनमें जो हमने इकाइयाँ सेलेक्ट की हैं वो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करते हुए होना चाहिए। मतलब वो सारी इकाइयाँ केवल उनका अध्ययन करें समग्र का निष्कर्ष निकल जाए, वो तभी संभव है जब हमारे प्रतिदर्श की इकाइयाँ पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ऐसा कब संभव है? जब समग्र की प्रत्येक इकाई के सैंपल में सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हों, समान प्रायिकता हो, समान अवसर हो, समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना हो, तो हम कहेंगे कि इसमें प्रतिनिधित्व का गुण है। दूसरा है पर्याप्तता। पर्याप्तता का आशय क्या है कि हमारे सैंपल का साइज जो है वो भी पर्याप्त होना चाहिए। बहुत छोटा सैंपल ले लेंगे तो भ्रामक निष्कर्ष निकलेंगे। इसके बाद है सजातीयता। दो या दो से अधिक यदि हम सैंपल लें तो दोनों में समान गुणों वाले प्रतिदर्श होने चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र। समग्र की जो सभी इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। अर्थात यदि एक इकाई का सिलेक्शन कर दिया या एक इकाई का सिलेक्शन हो गया तो दूसरी इकाई के सिलेक्शन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात एक इकाई का प्रतिदर्श में यदि चयन हो जाता है तो उसका दूसरी इकाई के चयन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये है प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व। ये चारों बिंदु हमें ध्यान रखने हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।